तो चलो दोस्तों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, है ना। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपके दिमाग के चक्षुओं को खोल दे। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रॉब्लम्स आपके स्कूल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ नया सीखने लायक है भी, है ना। तो इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपके स्कूल के बिल्कुल काम की नहीं है। ये प्रॉब्लम्स उनके काम की हैं जो अपने दिमाग को थोड़ा डेवलप करवाना चाहते हैं, ठीक है। जो अभी किसी कंपटीशन की, जैसे एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या आगे जेई वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा क्या होता है कि जब टफ क्वेश्चन आदमी करता है ना, तो दिमाग पे जोर पड़ता है, ठीक है, और दिमाग ज़्यादा डेवलप होता है। सीधी सी बात है भाई, बाहर जाके खेलोगे तो सीधी सी बात है कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसे मैथ्स में खेलोगे तो दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो धीरे धीरे आता है। बाकी सब्जेक्ट्स क्या है कि अगर जैसे केमिस्ट्री है या और हिस्ट्री या और कोई सा इंग्लिश वगैरह है, तो तुम अगर चाहो कि भाई कल एग्ज़ाम है और आज मैं पूरी रात पढ़ता हूँ, तो पूरी रात पढ़ के तुम ठीक ठाक नंबर ला लोगे। पर मैथ में ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ में दिमाग का डेवलपमेंट चाहिए होता है, और दिमाग का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, ठीक है। इसीलिए तुम देखोगे कि जो बच्चे थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन 6, 7, 8, 9 से करते रहते हैं ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, उनका क्या है कि आगे भी जेई वगैरह में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को आदत होती है ना अच्छा पढ़ने की। अभी तुम 10th में आसान आसान पढ़ोगे, फिर 11th में डायरेक्ट जाओगे तो इतना सिलेबस हो जाएगा, तुम सोचोगे अरे गया। तो इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन लगाया, हाँ भाई लग गया, चलो आगे बढ़ो, नहीं। उस क्वेश्चन को कैसे हमने सोचा, है ना, इस पर जरूर एक बार नज़र जानी चाहिए कि कैसे सोचा इस क्वेश्चन को। मैं होता तो कैसे सोचता, ठीक। और खुद से भी ट्राई करो, है ना। तो चलें। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इनइक्वालिटी वगैरह है ना, वो सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं। और जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हट गया है हमारे सिलेबस से, उसको भी पढ़ेंगे। चलो बात खत्म करते हैं और प्रॉब्लम शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। चलो भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि a² - b² 0 से बड़ा है और a जो है b से बड़ा है। तो क्या बताओ कि a - b से छोटा होगा या बड़ा होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे a तो b से बड़ा है, तो a भी -b से बड़ा ही होगा, तो टिक कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा, है ना। मान लो b निगेटिव हुआ, तो जैसे मान लो कि अगर a की वैल्यू 2 हुई और b की वैल्यू हुई -4, तो a तो b से बड़ा है भाई साहब, बड़ा है ना, बिल्कुल। तो -b क्या होगा, -b तो +4 हो जाएगा ना, तो -b तो है वो तो a से बड़ा हो जाएगा। तो a जो है b से बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि a -b से भी बड़ा होगा, ठीक, क्योंकि माइनस प्लस का खेल हो सकता है ना। तो सिस्टमैटिकली सॉल्व करो, है ना। सिस्टमैटिकली कैसे, इसको एक्सपेंड करो। a² - b² देखा हुआ चीज़ है, और उसको क्या लिखते हैं, a - b a + b, ये दिया हुआ है > 0, ठीक है। बस a² - b² को a - b a + b लिख दिया, ओके। अब तुम ये देखो, दिया हुआ है a जो है b से बड़ा है, a जो है b से बड़ा है, यानी कि a - b पॉजिटिव होगा। अगर किसी बड़े चीज में से छोटी चीज घटाओगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है। अच्छा, तो a + b का क्या साइन होगा। देखो, दो चीजों का मल्टीप्लाई जो है वो पॉजिटिव है, तो या तो दोनों चीजें पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या तो दोनों चीजें भाई साहब निगेटिव हो, है ना। क्योंकि अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव हुआ तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो निगेटिव आ जाएगा ना, तो 0 से छोटा आ जाएगा, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा भाई साहब, यानी कि a + b जो है वो भी > 0 आ जाएगा। a + b क्या आया, > 0। अच्छा, b को उधर भेजो, तो a इज > b को उधर गया तो क्या आया, -b, ठीक। तो इस केस में a इज > -b, और कंडीशन क्या दी है कि a इज लेस देन -b। ये ट्रू है या फॉल्स, यानी कि फॉल्स है भाई साहब, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया और आ गया a इज > -b, है ना। मजा आया। ऐसे और टफ थोड़ा इनइक्वालिटी करते हैं। जैसे जब इक्वालिटी होता है ना, इक्वालिटी क्या होती है, जैसे अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, x² + bx + c = 0, ऐसा कुछ होता है।
तो यहाँ पे देखो इक्वल टू लगा होता है ना, तो इसको इक्वलिटी बोलते हैं। पर देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा है, इसलिए इसको इन इक्वलिटी बोलते हैं। ये इक्वलिटी है क्योंकि इक्वल है, ये इन इक्वलिटी है क्योंकि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वलिटी तो हमने सॉल्व करना स्कूल लेवल पे सीखा है, थोड़ा इन इक्वलिटी को सॉल्व करते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। इसकी इनइक्वालिटी दी हुई है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा जीरो से बड़ा रहता है भाई साहब, मतलब जीरो से बड़ा रहता नहीं, अगर जीरो से बड़ा हुआ तो एक्स की रेंज निकालो। एक्स की रेंज का क्या मतलब है, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ आएगी ना, मतलब तुमसे ये पूछ रहा है, देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो जब प्लॉट करते हैं तो ऐसा कुछ आता है ना, पैराबोला आता है कर्व। कौन सा बोला, पैराबोला। कौन बोला भाई, पैराबोला। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये जो पैराबोला आता है तो ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये जीरो एक्सिस है ना, यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स क्या आते हैं, रूट्स आते हैं, है ना। तो ये दोनों, तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो है, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। तो हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हो। मतलब x की वैल्यू देखो यहाँ से लेके आगे तक इन्फिनिटी तक, और यहाँ से लेके पीछे इन्फिनिटी तक। अगर x की वैल्यू मैं इस रेंज में लूंगा तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉजिटिव आएगी, है ना। अगर x की वैल्यू यहाँ कहीं ले लूंगा तो क्वाड्रेटिक, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ये है ना, पर ये चीज़ तो निगेटिव है ना। तो हमसे x की ये वाली वैल्यू पूछ रहा है जिसके लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई, देखते हैं कैसे सॉल्व। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को कैसे सॉल्व करते हैं वो तुम सॉल्व कर सकते हो ना। इसको मिड टर्म स्प्लिट करो, है ना। कैसे करोगे भाई साहब, 4 को ऐसा स्प्लिट करो कि 3 into 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। 3 1 जा 3 आता है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ -3 और -1, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तुम ऐसा लास्ट में इसको ब्रेक कर सकते हो भाई साहब। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया, दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। ये हमने सिखाया ना कैसे करना है मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक, अब ये जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या तो ये दोनों निगेटिव हो। जैसा अभी मैंने बताया था कि अगर दो चीजों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ये एक्स एक्सिस है हमारी। कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस। हमको देखना है कि कहां कहां से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ये है ना, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो हम कौन सी वैल्यू लें कि पॉजिटिव बन जाए। तुम सोचो कि अगर x की वैल्यू मैं 5 लेता हूं, ठीक, तो क्या होगा, मतलब अच्छा देखो हमको पता कैसे चला कि हमको कहां देखना है, 5 ही देखना है भाई। मैं तो 10 भी देख सकता था, 20 भी देख सकता था। इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स आएंगे x = 1 और 3, है ना। यानी कि 1 पे और 3 पे ये इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी, 1 पे और 3 पे। मतलब यहाँ पे ये फिगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से नहीं बना है, पर अगर मैं इसके हिसाब से फिगर बनाऊं तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी, है ना। ठीक, तो x = 1 पे और x = 3 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 0 हो जाएगी। अच्छा, और हमने उस चैप्टर में पढ़ा था ना पॉलिनोमियल्स में कि x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, क्या है, 1, है ना भाई। अगर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 लिखा है, ठीक है। और 1 क्या है, पॉजिटिव, यानी कि हमारी ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर निगेटिव होता तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता, उल्टा बन जाता। ठीक, तो पहली बात तो ग्राफ सीधा बनेगा। और तुम ये देखो कि 1 पे और 3 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 होगी, तो इसका मतलब अगर मैं 1 के पहले पहले x की वैल्यूज देखूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, और 3 के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू देखूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। ठीक, तो इससे हमको पता चला कि x की रेंज क्या होगी भाई साहब, 3 के आगे और 1 के पहले। भाई तभी भाई इस रेंज में क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी पॉजिटिव है ना, मतलब कर्व हमारा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है।
ठीक है, इसके नीचे तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे आ गई ना, तो नेगेटिव हो गई उसकी वैल्यू। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब x का रेंज क्या है भाई साहब, x जो है 3 से बड़ा आएगा और x जो है 1 से छोटा आएगा। ठीक, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x जो है वो कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके +1 तक, और कहाँ से, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक की वैल्यू हमने ले ली और उसके साथ साथ और कौन सी वैल्यू जोड़ दी, इसका मतलब यूनियन मतलब दोनों को जोड़ दिया। और कौन सी x की वैल्यूज ले ली, 3 से लेके इन्फिनिटी तक की। ठीक, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 से हमने इन्फिनिटी तक की वैल्यू ली। 3 को नहीं लिया भाई साहब, है ना। 3 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे क्या होता, x इक्वल टू 3 तो रूट है ना, तो अगर 3 यहां पर रख देते तो 3 - 3 जीरो हो जाता, 0 इंटू ये 0 हो जाता है ना, टोटल 0 हो जाता। तो x इक्वल टू 3 पे क्या है कि 0 से बड़ा नहीं आता, 0 के बराबर आ जाता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर x इक्वल टू 3 ले लेते तो 0 के बराबर आ जाती, y एक्सिस पे आ जाती, अरे सॉरी x एक्सिस पे आ जाती, और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू 0 होती है ना x एक्सिस पे। ठीक है, समझ में आया। हमको कंडीशन दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होगी, उस x का रेंज बताओ, x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक x के लिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगी। तो हमने उसके रूट्स निकाले, उसको ग्राफ पे प्लॉट किया, और हमने देखा कि जहां जहां रूट है उसको छोड़ देंगे तो बाकी जगह पॉजिटिव है ना। अंदर की वैल्यू हमको x की नहीं देखनी भाई, हमको x 3 से बड़ा चाहिए और 1 से छोटा चाहिए। इस बीच में x हमको नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू लेंगे तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन खुद से करो। ठीक, मैं देता हूं, चलो भाई इसको सॉल्व करो, इसको खुद से ट्राई करो। इसको क्या करेंगे, यहाँ तो x - 5 दिया, 0 तो दिया नहीं है, तो एक काम करो, x - 5 को इधर बुला लो, है ना, तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पे x यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ +x है, इधर आएगा -x, तो -4x बन जाएगा, -5 इधर आएगा तो ये -45 बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 0 से ग्रेटर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करो, रूट्स उसके निकालो, उस रूट्स से पीछे की वैल्यू और उसके रूट्स से आगे की वैल्यू हमारी x की वैल्यू रेंज होगी, जिसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक, और अच्छा नेगेटिव बोलता तो नेगेटिव बोलता तो जो हमने ऐसे बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नेगेटिव बोलता तो अगर ये दोनों रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इनके बीच की वैल्यू हमको लेनी थी, तो x की वैल्यू आ जाती, मान लो यहाँ है, मान लो कि -2 और यहाँ है +4, तो हमसे पूछता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव तब होगी जब x -2 से बड़ा होगा और +4 से छोटा होगा, है ना, समझ में आ जाता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखते हैं पहले। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि हमारे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे हट चुका है ये। ठीक, तो मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, 2 मिनट लगेगा पढ़ाने में, ठीक, ज़्यादा टाइम थोड़ी। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो x² माइनस कुछ भी है भाई साहब, 6 लेते हैं तो इसको ले लेते हैं क्या, 5x। ठीक, चलो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसको सॉल्व करने हमको बहुत आसानी से आता है, मिड टर्म स्प्लिट करके। मिड टर्म स्प्लिट करके हम कैसे सॉल्व करते थे इसको, हम सॉल्व करते थे कि यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 6 × 1, तो ये तो 6 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आ गया। हमको -5 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों जिनमें स्प्लिट करें उनका प्रोडक्ट 6 है ना। तो -5 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, हम -2 और -3 ऐसे लिख देंगे इसको, है ना। तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 क्या आएगा, -2 × -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, है ना। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x², यहीं पे कॉल कर देता हूँ, ठीक, x² -2x -3x +6 = 0। ठीक, अब यहाँ से x कॉमन ले लेते थे, x -2 बचा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, x -2 कॉमन बचेगा = 0, x -2 कॉमन लेंगे बचेगा x -3 = 0, है ना। फैक्टराइज हो गया, x -2 × x -3 = 0, तो इनमें से कोई ना कोई एक 0 तो होगा। तो हम मान लेते हैं एक बार ये 0 होगा यानी x -2 = 0 यानी x = 2, और एक बार ये 0 होगा यानी x -3 = 0 यानी x = +3, है ना। तो इसके रूट्स आसानी से आ जाएंगे, x = 2 एंड x = 3। तो ये तो हमने सॉल्व करके देखा है, ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, ठीक है, ओके।
अब हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट कैसे? हमने जो ये इक्वेशन थी ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको ऐसे मिड टर्म में स्प्लिट किया। अब कैसे किया डिराइव अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। और इससे सॉल्व किया तो जैसे x की वैल्यू कुछ आई ना, 2 वैल्यूज आई x की, ऐसे ही इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आई -b प्लस माइनस √d/2a। d क्या है भाई साहब? d हमारा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती थी? b² - 4ac, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है? और हमारे पास तो 2 रूट्स होने चाहिए ना, तो एक बार इसको प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, मतलब हमारे पास दोनों रूट्स आए -b प्लस √d/2a, और दूसरी बार क्या आया? -b माइनस √d/2a, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक। तो ये हमारे पास दोनों रूट्स आ गए भाई साहब, मतलब हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट इस यहां से a b c को वैल्यू रखेंगे यहां इस फॉर्मूले में, और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। रख के देख लेते हैं भाई। इसके लिए a क्या है? a जो है वो है 1, b क्या है? x का कोफिशिएंट यानी कि -5 है ना, c क्या है? 6। तो चलो d की वैल्यू पहले कैलकुलेट करो। d की वैल्यू क्या आती है? b² यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 1 × 6, -5 का स्क्वायर यानी 25, माइनस 4 6 जा 24 यानी कि 1। तो d की वैल्यू तो 1 आ गई भाई साहब। अच्छा ठीक, अब इस फॉर्मूले में रख दो। x क्या आएगा? -b, b क्या है? -5, तो यानी कि -b क्या होगा? +5 है ना, 5 प्लस √d √1/2a, a की वैल्यू क्या है? 1, ठीक। और दूसरा क्या आएगा? -b यानी कि +5 माइनस √1/2 × 1। √1 की वैल्यू 1 ही होती है भाई साहब, यानी 5 + 1 हो गया। √1 की वैल्यू क्या? 1 खुद ही होती है, ठीक। 5 + 1 यानी कि 6, 6/2 यानी कि 3, 5 - 1 यानी 4, 4/2 यानी कि 2। तो देखो x की वैल्यू आ गई 3 और 2, है ना। तो यानी कि हमने देखो ऐसे सॉल्व नहीं किया, हमको सोचने की जरूरत नहीं कि इसको क्या स्प्लिट करें क्या करें, वो हमने स्टैंडर्ड एक स्प्लिट करके देखा और ये हमारे पास आंसर आया था। इसको हमने याद कर लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसका फायदा क्या है भाई साहब? फायदा है, तुम धीरे धीरे रियलाइज करोगे। एक अभी एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें इसका डायरेक्ट फायदा दिखेगा, ठीक। चलो करते हैं क्वेश्चन, ओके। इसको इस फॉर्मूले को याद कर लो, x = -b प्लस माइनस √d/2a, और d की वैल्यू क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac। इसको कैसे याद किया था? डिस्क्रिमिनेंट वो था जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन हुआ था लेकिन अब तो ये रिकवर हो चुका है ना, इसलिए इसने 4 ac रख लिए अपने पास। एक समय डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, इसलिए इक्वलिटी की बात करता है ये, है ना। तो इससे हम इक्वलिटी ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। निकालते थे ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, तो रूट्स अनइक्वल और डिफरेंट आते हैं, है ना। अगर 0 के बराबर होता है तब रूट्स कैसे आते हैं? तब रूट्स इक्वल आते हैं, है। तो डिस्क्रिमिनेंट है तो ये इक्वलिटी की बात कर रहा है भाई साहब। और अब ये डिस्क्रिमिनेशन से उभर चुका है, इसलिए इसके पास 4 ac भी आ गए हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलो भाई, हमारा क्वेश्चन है कि एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है 4 + √15, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे जिसमें दोनों रूट्स दिए रहते थे और हमको तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ता था। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे ना, कि अगर अल्फा और बीटा ये दोनों रूट्स होते हैं तो इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं भाई साहब? x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा = 0। अल्फा बीटा रूट्स आते थे तो हम ऐसे फॉर्म में इक्वेशन लिख देते थे। पर इस बार क्या है कि इस बार तुमको डायरेक्ट एक ही रूट दिया है, अल्फा, बीटा दिया नहीं है, और कह रहा पूरी इक्वेशन लिखो। अब कैसे लिखोगे भाई साहब? सोचो, तुम ये सोचो, जैसे सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि जैसे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता था तो कैसे सॉल्यूशंस आते थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने में क्या होता है भाई साहब? सॉरी ब्रो, x की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस √d/2a, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -b प्लस माइनस /2a और √d/2a, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि -b/2a प्लस इस 2a को अंडर रूट के अंदर ले लो,
तो क्या होगा, अंडर रूट पूरे के अंदर लगा दो, डी अपॉन इसका स्क्वायर लिखो, है ना, 4a²। हमने ए स्क्वायर क्यों, मतलब इसका स्क्वायर क्यों लिखा अंदर, अंदर ले जाके, क्योंकि अभी अंडर रूट के अंदर आ गया ना। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा अंडर रूट डी, केवल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक, अंडर रूट डी अपॉन अंडर रूट 4a², मतलब अंडर रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो यानी कि अंडर रूट डी अपॉन 2a को हमने ऐसे लिख दिया, बस कुछ नहीं किया, उसको रूट के अंदर भेजा, इसलिए स्क्वायर एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगा दिया ताकि इक्वेशन की वैल्यू चेंज ना हो जाए, ठीक। तो ये किस फॉर्म में आया सोचो, ये ऐसा है कुछ, है ना, m यहाँ प्लस माइनस था, प्लस माइनस अंडर रूट n, ठीक। x की वैल्यू ऐसी कुछ आएगी, यानी कि x की वैल्यू आएगी m प्लस रूट n और m माइनस रूट n। मतलब m n क्या है हमको नहीं पता, बस इस तरह लिख रहे हैं, इसको n बोल दिया, इसको m बोल दिया। यानी कि अगर x की वैल्यू में अगर रूट है, एक रूट में, एक जीरो में, x मान लो इसको जीरो बोल रहे हैं, ठीक, एक जीरो में अगर रूट है तो दूसरे जीरो में उसी का बस माइनस रूट होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक रूट इक्वेशन का 4 प्लस रूट 15 है तो दूसरा रूट जो होगा 4 माइनस रूट 15 होगा, समझे। तो चलो एक रूट दिया था, दूसरा रूट हमको पता चल गया, तो हम पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे, अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, तो ऐसे लिख डालो, पूरी इक्वेशन लिखा जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन भाई साहब, हमारा क्वेश्चन है कि y की वैल्यू निकाली जाए। अब देखो हमको इक्वेशंस ऐसी सॉल्व करने आता है ना जिनकी पावर में कुछ हो, है ना। अब रूट लगा है तो हम कैसे सॉल्व करें भाई अगर y² होता तो हम सॉल्व कर लेते, अब अंडर रूट y है तब कैसे सॉल्व करें, वो भी अंडर रूट y प्लस 1 है, 4y माइनस 1 है, सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इक्वेशन को ही पहले चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, हमको आता नहीं डायरेक्ट, तब इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम सोचो रूट का क्या सब्स्टिट्यूट है भाई, रूट का उल्टा होता है स्क्वायर। एक काम करो, स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो यानी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात। तो अगर इधर स्क्वायर करें, इधर स्क्वायर करें, तो भी दोनों बराबर ही आएंगे, तो कर देते हैं भाई, करो। इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ये a माइनस बी टाइप है ना। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या आता है, a² यानी इसका स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट y प्लस 1 का तुम स्क्वायर करोगे तो आएगा y प्लस 1 ना, है ना, क्योंकि अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी का तुम होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, इधर तुम स्क्वायर करोगे टोटल का, तो क्या आएगा a² यानी y प्लस 1 प्लस b² a² प्लस b² माइनस 2ab 2ab, ठीक, इक्वल टू इधर का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर इक्वल टू इधर का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, बचेगा 4y माइनस 1। अरे यार थोड़ा सा फंस गया है ना, यहां स्क्वायर रूट बच गया। एक काम करते हैं, इधर रूट कब नहीं बचेगा, जब यहां पे केवल रूट होगा भाई। जैसे यहां पे केवल रूट था, हमने स्क्वायर किया तो रूट पूरा खत्म हो गया। तो एक काम करते हैं, एक तरफ केवल रूट बचाते हैं, दूसरी तरफ बाकी सबको भेज देते हैं। तो जब पूरे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना। जैसे क्या करें, y प्लस 1 y माइनस 1, ये प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, y प्लस y 2y बन गया, है ना। तो क्या हो गया, 2y हो गया, है ना। इस 2y को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2y, ठीक। अब 4y माइनस 2y यानी कि प्लस 2y, ठीक है। अच्छा तो बचा माइनस 2। अच्छा ये अंडर रूट इंटू दिस अंडर रूट, तो टोटल अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं, y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 1 इक्वल टू क्या बचा भाई साहब, 2y माइनस 1, है ना। तो इधर देखो केवल रूट वाली चीजें बची और उधर जो है तो है। अब एक काम करो, दोबारा स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 2 इंटू 2 4। अब ये अंडर रूट जो है, अब इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट से कट जाएगा, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 1
इंटू वाई माइनस वन, क्योंकि ये रूट हट गया ना स्क्वायर की वजह से। अब 2y माइनस वन का स्क्वायर, अब 2y माइनस वन का स्क्वायर क्या करोगे तो केवल y का स्क्वायर में आ जाएगा ना, a माइनस बी के फॉर्म में है तो a स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1, b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab क्या आएगा 4y। अच्छा, तो ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बन गई भाई साहब। इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अच्छा, ये तो डायरेक्ट है ना, y प्लस वन वाई माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है तो इसको डायरेक्ट वन ही लिख सकते हो। ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y। अब बस क्या है, 4 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक तरफ जीरो रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y में, y की सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और y की वैल्यू आ जाएगी। समझे? तो हमको ये रूट वाली इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आती थी, इसलिए हमने इक्वेशन को ही मॉडिफाई कर लिया और रूट को हटा के स्क्वायर बना दिया और फिर स्क्वायर अपने आप सॉल्व हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और दिया है कि अल्फा और बीटा उस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। बड़ी सिंपल इक्वेशन है ना। अल्फा बीटा दिया है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो पहले रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन निकाल लो भाई। सॉल्व करें तो रूट्स क्या आएंगे इसके, 8 4 जो 32 होता है, तो 8 और 4 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, -8 और -4 में माइनस, हाँ तो इसके रूट्स आएंगे। देखो इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स आएंगे x इक्वल टू -8 एंड -4, ठीक। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, यानी कि मान लो अल्फा ये है, बीटा ये है, तो हो गया। बहुत आसानी से तुम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब रख सकते हो भाई। पर कई बार क्वेश्चन में ऐसा देगा ना कि तुमको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व होगी नहीं तुमसे, तो तुम एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। तुमसे पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है भाई साहब? याद करो, नहीं याद है तो याद करो, जरूरी है, ठीक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, अब मुझे नहीं याद आ रहा भाई साहब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, मुझे लग रहा है यहाँ माइनस होता है शायद, है ना। हाँ देख चेक कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा ही कुछ होता है ना, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ क्वेश्चन में तुमको अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता है तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का क्या वैल्यू होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तुमसे पूछा कि बताओ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो तुमने क्या करा कि देखा कि चलो ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट्स निकाल लिए और डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की, वो तो दूसरी चीज़ हो गई। तुम क्या चाहते हो कि तुम इसको सॉल्व करना नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ी इक्वेशन मान लेती है ना, कि यहाँ पे कुछ हज़ार ऐसे दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, तो तुम कैसे पता करोगे भाई, इतना सॉल्व करने का टाइम है नहीं। तो तुम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को एक्सपेंड करो, सोचो, क्योंकि देखो तुम अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन तुमको पता है क्या इस इक्वेशन से? पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। बी क्या है यहाँ पे? -12, तो माइनस बी यानी कि 12 अपॉन ए क्या है 1, ठीक। और अल्फा बीटा क्या होता है? वो होता है सी अपॉन ए, सी क्या है 32, यानी कि 32 अपॉन 1 यानी 32। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे कि जो अल्फा बीटा में रिलेशन दिया है ना, उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के रिलेशन में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक, ऐसे लिख दिया। तो ये तो अल्फा बीटा में लिखा गया, ये भी अल्फा बीटा में, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो चलो ये दोनों का तो काम हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या लिखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये टर्म कहाँ आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ आता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, है ना। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? 2ab को उधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हमने इसको ये लिख दिया, है ना। तो देखो ये भी यहाँ पे केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बचा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है,
तो अब हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी। समझे? तो हमको डायरेक्ट हमेशा रूट निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अल्फा बीटा में हमको एक रिलेशन, दो रिलेशन पता है, तो इन्हीं दो रिलेशन में जो भी रिलेशन दिया उसको कन्वर्ट कर लो और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, इस इक्वेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, अगर हम इसमें ऐसे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो तुम ये देखो कि ये ऐसी कुछ मिनिमम वैल्यू आती है ना, कि इससे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर रहती है हमारी, ठीक। तो इससे तो हमेशा ऊपर रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे तो प्लस इन्फिनिटी है, मतलब इनफाइनाइट को चली जा रही है ना भाई, ऊपर का तो कोई अंत है नहीं, है ना। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे उल्टा बनती तब तो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू कुछ आ जाती, ठीक, और नीचे की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती। सॉरी। तो इसलिए हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे बता सकते हैं भाई साहब। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो x का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 जो है पॉजिटिव है, यानी कि हमारा जो पैराबोला बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर फेसिंग बनेगा, अप माउथ फेसिंग, है ना। यानी कि ये हमारी जो इक्वेशन होगी ना कुछ ऐसी दिखेगी, ये नहीं, ऐसी नहीं दिखेगी, ये जो नीचे झुका हुआ है, ठीक। तो चलो इक्वेशन हमारी ऐसी दिखेगी, ठीक। तो इसका मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो इन्फिनिटी है भाई साहब, क्योंकि ऊपर का तो हमारा कोई अंत है नहीं, नीचे का जरूर एक बेस है ना, जिससे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर रहती है। तो मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ की वैल्यू निकालनी है। यहाँ की वैल्यू कैसे निकालें भाई साहब? तुम ये सोचो कि अगर मैं इस x की वैल्यू निकाल लूं तो इस x को मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दूंगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इस x पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ये है, ठीक। तो अब मैं ये x कैसे निकालूं? देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब कि कभी तुम ऐसा नहीं देखोगे कि ये इधर है और ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब जितना, मतलब एकदम एक जैसा, जितना दूर इधर जाएगा उतना दूर इधर जाएगा, है ना। मतलब हमेशा ऐसे साथ में जाएगा, ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा दूर जा रहा है एक तरफ ऐसे सीधा चला जा रहा है भाई साहब, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिक होता है भाई साहब, इसलिए ये जो रूट है और ये वाला जो रूट है, ये दोनों क्या है? जीरोस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या है? जीरो हो रही है ना। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, यहाँ पे जीरो हो रही है, इसलिए क्या है? रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये जो है ये पूरा सिमेट्रिक है ना, यानी कि एकदम ऐसा कटोरी जैसा है। इस कटोरी के हमके बीच का पॉइंट चाहिए, है ना, क्योंकि बीच में ही सबसे कम होगा, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे बढ़ रहा है ना भाई। अगर एक जैसा नहीं बढ़ता तो कुछ ऐसे होता, है ना। तो इसके बीच का पॉइंट ये होता और बीच में सबसे कम होता ही नहीं, सबसे कम थोड़ा दूर था। पर क्योंकि ये सिमेट्रिक है, दोनों तरफ से देखने में एक जैसा है, इसलिए जो इसका जो पॉइंट होगा बीच वाला वो एकदम बीच में होगा, यानी कि दोनों रूट्स के बीच में होगा वो x, जिस x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जीरोस निकालते हैं, उन दोनों जीरोस का जो सम होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x आ जाएगा, और इस x पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे क्या आएगा? इसके रूट्स आएंगे भाई साहब 2, इसके रूट्स क्या आएंगे भाई साहब? सॉल्व करो इसको। अगर हम इसको, चलो 5 ही रहने देते हैं भाई। तुम एक काम करो, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक। मान लो अल्फा और बीटा रूट्स आ गए, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा रूट्स आए तो इन दोनों का सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a, ठीक है। b क्या है? -3, और a क्या है? 1, ठीक। तो -b/a यानी कि 3/1, ठीक। अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/1, अपॉन 2 करो। अल्फा प्लस, इन दोनों को जोड़ के इनका एवरेज लेना है ना, इनके बीच में जो आ रहा है, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2, ठीक। अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, यानी कि -b अपॉन a अपॉन 2 करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 3/2, ठीक।
तो यानी कि जो ये x पॉइंट होगा जहां पे मिनिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू होगी वो आएगा -b/2a पे। अब एक काम करो, इसकी वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आ रही है 3/2। ठीक, अच्छा देखो हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं वैसे, क्योंकि अल्फा बीटा हमने डायरेक्ट माना, अल्फा प्लस बीटा से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 3/2 क्या होगा, इस x के लिए ये x की वैल्यू वहां पे पुट करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे पुट करोगे, 3/2 का होल स्क्वायर, x की जगह 3/2 रखना है और क्या, 3 × 3/2 + 5, इसकी वैल्यू निकालो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, समझे। वैसे थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, और आगे बढ़ो। चलो भाई एक काम करो, एक मैं आपको इक्वेशन देता हूं। ठीक, इक्वेशन में हमको दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें k की वैल्यू हमको नहीं पता। हमको दिया कि k की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए इसका जो एक रूट है वो दूसरे रूट का डबल हो। मतलब अगर एक रूट अल्फा होगा, दिख रहा है क्या, तो दूसरा रूट 2 अल्फा होना चाहिए भाई साहब। अच्छा, और k की वैल्यू चाहिए, तो ये तो हमारे दो रूट्स हो गए, मान लो कि अल्फा और 2 अल्फा दो रूट्स हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू कैसे होती है, k से क्या रिलेशन होता है रूट्स का, ये जो जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, तो जो हमारा c है ना, वो उससे दोनों रूट्स का क्या रिलेशन होता है, रूट्स का रिलेशन होता है कि अल्फा × बीटा, अगर दो रूट्स होते तो c/a होता। ठीक है, जैसे बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 अल्फा। ठीक, तो अल्फा × 2 अल्फा क्या होगा, c/a, c क्या है हमारा k, और a क्या है हमारा 9, तो यानी कि अल्फा × 2 अल्फा 2 अल्फा² = k/9, यानी कि 9 × 2 = 18, इधर भेज दो 9 को, तो 18 अल्फा² = 18, यानी कि अल्फा² = भाई k की वैल्यू आ गई अल्फा के टर्म्स में, है ना, k की वैल्यू तुमको चाहिए, तो k की वैल्यू हो गई 18 अल्फा²। अब अल्फा की वैल्यू तुम निकाल लो, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें, इसको सॉल्व करो भाई साहब उसको सॉल्व करो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है। पर अल्फा की वैल्यू तुम एक और तरीके से निकाल सकते हो, एक रूट दूसरे का डबल है ना, यानी कि अल्फा + 2 अल्फा जो होगा, अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, b क्या है -18, यानी कि b होगा -b होगा 18/a, यानी कि 2, यानी कि 3 अल्फा की वैल्यू आई 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आई 2/3, अल्फा की वैल्यू आई 2/3, 2/3 यहाँ पुट कर दो, तो 2 × 2 = 4/3, 3 × 9, 9 × 2 = 18, 2 × 4 = 8, यानी 8, k की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 8। वेरी इजी क्वेश्चन ब्रो, एक क्वेश्चन और, चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, चलो जल्दी 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 ब्रो। देखो मॉड यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसी प्रॉब्लम हमने लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन चैप्टर में भी करी थी ना। देखो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, मतलब मॉड करता क्या है भाई साहब, मॉड का क्या मतलब है, मॉड के अंदर तुम कोई भी अगर नेगेटिव चीज भी डालोगे ना तो उसको पॉजिटिव बना देता है। मतलब मॉड -2 की वैल्यू क्या होगी 2, अच्छा, और मॉड +2 की वैल्यू क्या होगी वो भी 2, मॉड बताओ चलो -3 की वैल्यू क्या होगी 3, मतलब +3, है ना, मॉड के अंदर कुछ भी डालोगे प्लस आ जाएगा उसका, बस और कुछ नहीं। और मॉड के 3 की वैल्यू क्या होगी वो भी +3, तो मॉड के अंदर तुम कुछ भी डालो बस प्लस निकलता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर यहाँ पे मॉड x है तो हम यहाँ पे कैसे करें, एक काम करो, हर जगह मॉड x है ना, तो मॉड x को तुम p मान लो, इक्वेशन क्या बन जाएगी p² + p - 6 = 0। जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक, फिर मान लो p की वैल्यू आ गई, कुछ भी आ गई, मान लो कि 8 वैल्यू आ गई p की। ठीक, क्या p की वैल्यू माइनस आ सकती है क्या, मान लो -8 p की वैल्यू आ गई, तुमने सॉल्व किया और p की वैल्यू आ गई -8। ठीक, यानी मॉड x की वैल्यू आ गई -8, ये हमारा अनएक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो गया भाई साहब, क्योंकि मॉड x की वैल्यू कभी माइनस हो ही नहीं सकती। हमने अभी दिखाया ना कि मॉड में कुछ भी डालो तो हमेशा प्लस निकलता है, तो मॉड में तुम कुछ भी x कुछ भी डालोगे तो यहाँ प्लस ही आएगा, -8 कैसे आ गया, यानी इस सॉल्यूशन को इग्नोर कर देना है। अच्छा, p की वैल्यू मान लो कुछ +8 आ गई या +13 आ गई मान लो, यानी मॉड x की वैल्यू क्या होगी +13, ये एक्सेप्टेबल है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी +13 और -13 दोनों होगी, क्योंकि तुम खुद सोचो कि +13 को इसके अंदर डालोगे तो भी +13 आएगा,
और -13 को इसके अंदर डालोगे तो भी +13 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या, दोनों हो सकती है भाई साहब, ठीक। तो ऐसे इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर p की जैसे p की 2 वैल्यूज आएंगी ना, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आते हैं, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अगर कोई नेगेटिव हुआ तो उसको इग्नोर कर दो, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो एक काम करो, दोनों को ऐसे ब्रेक कर लो, है ना। तो x की वैल्यू या तो मतलब आ जाएगी, ठीक है, समझदार हो तुम, है ना, आ जाएगी ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसका रूट्स दिया हुआ है a - b और b - c, ठीक। हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ इस एक्सप्रेशन की, और वैल्यू हमको कैसे बतानी है, नंबर के टर्म्स में नहीं बतानी है, मतलब 3 4 ऐसे कोई वैल्यू नहीं होगी। हमको वैल्यू बतानी है एक्सप्रेशन के ही टर्म्स में, ठीक है। मतलब हो सकता है कि a/b, है ना, या c/a, ऐसा कुछ, मतलब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके इसकी थोड़ा सिंपल वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। करो करो भाई करो। मैं कोशिश करूं, चलो मैं करता हूं। अब मैंने देखा कि a - b और b - c ये दोनों तो रूट्स हैं, तो a - b इंटू b - c क्या है, ये तो रूट्स का प्रोडक्ट लिखा है ना, जैसे अल्फा और बीटा रूट्स होते थे भाई साहब, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे क्या लिखा है, c - a। c - a क्या है भाई साहब, यहां से -c है और a है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, देखो तो यहां तो -b है, यहां +b है, b और b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a - c, है ना। a प्लस में c माइनस में a - c बचेगा अगर दोनों को जोड़ दें, पर यहां तो c - a है, यानी कि a - c का निगेटिव है ना। तो इन दोनों को जोड़ के मैं निगेटिव कर दूं तो c - a आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों को अच्छा तुम जोड़ो पहले, a - b प्लस b - c, ठीक। इन दोनों को हमने जोड़ा भाई साहब, जोड़ा तो क्या आया, a, ब्रैकेट हटा दो ना क्योंकि जोड़ ही तो रहे हैं भाई साहब, और क्या कर रहे हैं। देखो -b प्लस b से b कैंसिल हो गया, बचा a - c, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारा, a - c। एक काम करो, दोनों तरफ निगेटिव लगा दो, निगेटिव लगाया तो निगेटिव अंदर गया, जब a से मल्टीप्लाई होगा, a के पास पहले से प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -a, माइनस इंटू माइनस प्लस c, यानी कि -a प्लस c, यानी कि मैं इसको प्लस c - a भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि इसको c - a भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो यानी कि हमारा c - a क्या है, वो है -अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये अल्फा इंटू बीटा अपॉन -अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है भाई साहब। अरे तो बड़ा आसान है, अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू होती है, c/a, है ना, यानी कि इसकी क्या वैल्यू होगी, c/a, ये तो ऊपर वाले की वैल्यू हो गई अल्फा इंटू बीटा की, अपॉन ये वाला अपॉन, ठीक। c - a क्या है, -अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होती है, -b/a, राइट, और माइनस एक और लगा है, ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई, और ये माइनस ये वाला आ गया, तो ये हमारा, हमने इसको ऐसे लिख दिया भाई साहब, ठीक। अभी देखो ये माइनस जो है ब्रैकेट में है, मतलब मल्टीप्लाई होगा अंदर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ठीक। तो बचा क्या हमारा, c/a अपॉन b/a। अच्छा, अब ऐसा फ्रैक्शन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है कि जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो, यानी फ्रैक्शंस का रेशियो हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, जो नीचे वाला है उसको ऊपर भेजेंगे, मतलब दूर दूर वाले आपस में समेट लेंगे और पास वाले आपस में बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, ये a ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो a ऊपर c के साथ जाएगा, ca बन जाएगा, अपॉन ये b जो है ये बीच वाले के पास जाएगा, b a बन जाएगा यहाँ, ठीक है, या a b, कुछ भी लिखो, a b और b a तो एक ही चीज़ है ना। अब देखो ये a से a कट गया, बचा c/b, यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आती है, c/b। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और देखते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। हमारे क्वेश्चन में है कि एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके रूट्स का रेशियो दिया हुआ है p/q, है ना।
मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते अल्फ़ा बीटा, है ना, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स होते तो अल्फ़ा अपॉन बीटा जो है वो दिया हुआ है क्या, पी अपॉन क्यू। ठीक, अच्छा ठीक। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू हमसे पूछा भाई साहब। अब ये तो या तो एक डायरेक्ट तरीका हो सकता है ना, कि तुम रूट्स की वैल्यू फाइंड करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और मतलब जैसे भी सॉल्व हो इसको सॉल्व करो, रूट्स की वैल्यू निकालो, और उसके बाद मतलब भाई पी अपॉन क्यू निकालो, पी और क्यू की वैल्यू निकालो। ठीक है, रेशियो निकालो रूट्स का, अल्फा और बीटा निकालो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, पी अपॉन क्यू की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू कुछ मान लो, क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर वैल्यू निकालो। पर ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो कुछ सोचो कि कुछ ना कुछ तो इसमें होगा भाई, कुछ खास जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। या किसी कंपटीशन में बैठोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी सोचना चाहिए ना ऐसा, भाई कुछ तो इसमें होगा ना। मतलब जो भाई कंपटीशन में बहुत लंबा क्वेश्चन तो देगा नहीं तुमसे, सीधी सी बात है ना। वो कुछ क्वेश्चन देगा जिसमें कुछ सोचने वाली चीज़ होगी, तो इसमें सोचो कि क्या कर सकते हैं। एक चीज़ तो देखो कि यहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, सिंप्लीफाई करें तो कैसे करें सिंप्लीफाई, देखो अंडर रूट पी अपॉन क्यू को तुम अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट क्यू लिख सकते हो ना। ठीक, और प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन अंडर रूट पी। ठीक, हम इस चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, अच्छा अब कैसे हम इसको प्लस कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो रूट पी इंटू रूट पी प्लस रूट क्यू इंटू रूट क्यू अपॉन रूट क्यू इंटू रूट पी, है ना। अब रूट पी इंटू रूट पी क्या होगा, पी, है ना, क्योंकि ये दो बार है ना, तो यानी कि रूट पी का स्क्वायर लिखा हुआ है, और स्क्वायर और रूट आपस में क्या कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा पी, है ना। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इतने की वैल्यू है पी, है ना, पी, और ऐसे उसकी वैल्यू क्या है क्यू अपॉन ये रूट में दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि हम रूट के अंदर दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, पी क्यू। ये थोड़ा फेमिलियर नहीं लग रहा भाई साहब, फेमिलियर इस सेंस में लग रहा है कि हमको अल्फा बीटा रूट्स होते थे ना, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहां से डायरेक्टली बता सकते हैं, है ना, कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए, है ना। तो हम क्या करें, हम यही लगाते हैं। ठीक, अच्छा तुम ये देखो कि अल्फा अपॉन बीटा पी अपॉन क्यू है, तो क्या मैं अल्फा को के पी लिख सकता हूं क्या, तो बीटा को मुझे के क्यू लिखना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू पी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पी नहीं दिया हुआ है, मतलब हमको रूट की वैल्यू पता नहीं है। देखो पहली बात तो हमको रूट की वैल्यू पता नहीं है, रूट हमने अल्फा बीटा मान लिया कि रूट होते हैं। ठीक है, हमको अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता, और पी तो गिवन चीज है ना, तो मैं अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट पी के बराबर तो मान नहीं सकता, तो मैं अल्फा की वैल्यू के पी मान लेता हूं। के हमारा क्या वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब हमको के की वैल्यू नहीं पता, यानी कि हमको के पी की वैल्यू नहीं पता, यानी कि ये जो के पी है ये अपने आप में कुछ वेरिएबल होगा, यानी इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इसको एक वेरिएबल मान लिया। हम यही करते हैं ना क्वेश्चन में कि जिस चीज की वैल्यू नहीं पता हम उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स वाई, है ना। अल्फा की वैल्यू हमको नहीं पता, इसलिए हमने उसको वेरिएबल केपी मान लिया। हमने केपी क्यों माना, केपी इसलिए माना ताकि हम बीटा को इस तरह से लिख सकें, अगर अल्फा केपी होगा तो बीटा के क्यू होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा तो क्या दिया हुआ है पी अपॉन क्यू, तो के पी अपॉन के क्यू करोगे, के पी अपॉन के क्यू, तो के आपस में कट जाएगा, बचेगा पी अपॉन क्यू, है ना। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने अल्फा को के पी मान लिया और बीटा को के क्यू मान लिया। ठीक है, तो चलो ठीक है, के पी और के क्यू यहां रखो भाई साहब, मतलब के पी और के क्यू कैसे रखें। एक काम करो, जैसे ये तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, है ना, हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना भाई साहब, और अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा चाहिए, कुछ ऐसा हमको चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, पी प्लस क्यू को थोड़ी माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको अल्फा प्लस बीटा बना लेते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, के पी प्लस के क्यू, के को कॉमन लो तो पी प्लस क्यू है यहाँ पे, के से अगर मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पे तो ये के पी प्लस के क्यू बन जाएगा और वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना।
लेकिन अब डायरेक्टली के से ऊपर मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, वरना हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा ना भाई। तो के से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो के से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों किया? ताकि के कट जाए और ये बचे 1। तो 1 को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज होता नहीं है ना। तो के से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो के से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम ये देखो कि ऊपर वाला जो है वो के पी प्लस के क्यू बन गया, है ना। के को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो के पी प्लस के क्यू बन गया, और के पी हमारा है अल्फा और के क्यू हमारा है बीटा। ठीक, तो ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा बन गया। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट। ऊपर हमारा अल्फा प्लस बीटा बन गया, और नीचे क्या हो गया? अब हमको अल्फा बीटा चाहिए नीचे, यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा क्या है? के पी, बीटा क्या है? के क्यू, यानी कि के पी के क्यू, हमको ऐसा कुछ चाहिए। और अल्फा बीटा रूट में है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि रूट के अंदर चाहिए, यानी कि के जो है वो रूट के अंदर होना चाहिए, है ना। तो एक काम करो, इस के को रूट के अंदर भेजो। रूट के अंदर कैसे भेजें भाई साहब? अगर रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम रूट को बड़ा कर देते हैं, है ना। डायरेक्ट दोनों को रूट के अंदर लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा रूट क्यू इंटू रूट पी था, तो हमने रूट के अंदर पी इंटू क्यू लिख दिया। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम के को रूट में बदल देते हैं। कैसे? के को हम रूट के का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, है ना। अच्छा, और स्क्वायर का क्या मतलब होता है? रूट के इंटू रूट के, है ना। अरे वाह, और रूट 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 को आपस में साथ में लिख सकते हैं, तो के इंटू के, है ना। अच्छा, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के इंटू के अंडर रूट पी इंटू क्यू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर, भाई साहब ये भी रूट में ये भी रूट में, दोनों को रूट के साथ में लिख दो, तो के पी के क्यू, है ना। के पी क्यू आएगा, तो मैंने उसको के पी के क्यू थोड़ा रीअरेंज कर दिया, है ना। के पी हमारा हो गया अल्फा, के क्यू हमारा हो गया बीटा। तो किस फॉर्म में लिखा गया भाई साहब? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का अंडर रूट। वाओ, हमने किया क्या? एक बार समराइज करते हैं। हमने देखा कि ये एक्सप्रेशन है, तो इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया, तो हमने देखा कि कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो हमने देखा कि क्या हम इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं क्या? तो हमने देखा कि हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कर दिया भाई साहब। ठीक, तो ये जो था ये क्या लिखा हुआ है हमारा? ये हमारा लिखा हुआ है रूट का प्लस अपॉन अंडर रूट, रूट का मल्टीप्लीकेशन। हमने इसी को मैनिपुलेट किया है, हमने इसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं की है भाई साहब, बस इसको मैनिपुलेट कर रहे थे। फिर के से ऊपर मल्टीप्लाई किया, के से नीचे मल्टीप्लाई किया, यानी कि इफेक्टिवली हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज होता नहीं है, मतलब इसी की वैल्यू को हमने बदल बदल के इस प्रकार लिख दिया। अल्फा क्या है? अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी क्या है? 7, माइनस बी मतलब -7 अपॉन ए क्या है? 2, है ना, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या? अरे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, सी क्या है? 4 अपॉन ए क्या है भाई साहब? ए है, बोलो 2, है ना। अच्छा, थोड़ा जगह बना लेते हैं सर। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आई? -7 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 4 अपॉन 2। अच्छा ठीक, अब क्या करें भाई साहब? इसको भी तो सॉल्व करना है, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। एक काम करो, रूट को ऊपर नीचे करो। अंडर रूट 4 अपॉन 2 लिखा है ना, तो हम इसको अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 2 लिख देते हैं। ठीक, और अंडर रूट 4 की क्या वैल्यू होती है भाई साहब? अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, है ना। अंडर रूट 4 को हमने 2 लिख दिया भाई साहब। ठीक, और ये फ्रैक्शन हमको पता है कैसे सॉल्व होता है? कैसे सॉल्व होता है ब्रो? सॉल्व होता है कि सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेजो, बीच वाले को बीच वाले में भेजो, है ना। तो रूट 2 को इसके साथ भेज दिया, तो -7 रूट 2 अपॉन इस 2 को इसके साथ भेज दिया, तो 2 जा 4, है ना। हमारा आंसर आ गया, ये तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, पर तुम एक परीक्षा दे रहे थे जिसमें क्वेश्चन आया था, और तुमने देखा कि एक ऑप्शन तो ये है जो हमारा आंसर आया, और भाई साहब दूसरा ऑप्शन है ऐसा +-7 रूट 2 अपॉन 4। एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है। एक ऑप्शन तो ये है जो तुमने सॉल्व किया, एक ऑप्शन ये है कि +-7 रूट 2 अपॉन 4। अब इसमें कौन सा टिक लगाएं सर? भाई दोनों टिक लगा नहीं सकते भाई, सही तो कोई एक ही होगा ना। तो इसमें सही कौन है?
सही ये वाला है। क्यों सही है बताता हूं क्यों सही है। क्वेश्चन लंबा नहीं है भाई साहब, मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं इसलिए लंबा लग रहा है। इसको हमने सॉल्व किया, इस फॉर्म में आ गया, बस वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक, खुद से करो ना, एक आध बार ना रिवीजन करना तो समझ में आएगा कि बहुत छोटा क्वेश्चन है। +-7√2/4। तुम ये देखो कि यहां से मतलब इससे पहले क्या लिखा हुआ था, यहां पे √4 लिखा हुआ था, राइट। √4 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, √4 की वैल्यू हमने लिखी थी 2, जो कि सही है। पर यहां पे हम √4 की वैल्यू 2 केवल नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटीज की पूछ रहा है ना। पॉसिबिलिटी हम ऐसा क्या लेते कि ये आ जाता, समझ रहे हो मैं कैसे समझाऊं ये। कोई √4 की वैल्यू पूछे तो उसकी वैल्यू 2 ही होती है, ठीक। पर कोई तुमसे कहे कि मान लो कि अच्छा देखो, मैं √4 को कैसे लिख सकता हूँ, √4 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसा। इसीलिए √4 की वैल्यू 2 है ना। ये इसको छोड़ो, देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि √4 की वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि तुम 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 मिलता है ना। पर तुम ये देखो कि तो अगर तुम -2 का स्क्वायर करोगे तो भी तो तुमको 4 ही मिलेगा। भाई तुमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला, 2 2 जा 4, पर -2 × -2 ये भी 4 होता है भाई साहब, है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। तो यहां पे √4 की वैल्यू 2 हम नहीं ले सकते, यहां पे हम √4 की वैल्यू लेंगे +2 और -2 दोनों लेंगे भाई साहब, समझे। पर एक चीज और ध्यान रखना कि रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। जैसे कुछ लोग से तुम डायरेक्टली पूछो कि √4 की वैल्यू क्या होती है तो बोलेंगे +-2, पर ऐसा नहीं है। √4 की वैल्यू हमेशा +2 होती है, पर यहां पे हम √4 की वैल्यू +-2 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, समझे, कि क्या क्या यहां पे होता कि ऐसा बन जाता, समझे। तो अगर यहां पे -2 का स्क्वायर भी होता ना तो भी स्क्वायर इस रूट से कट जाता और यहां -2 आ जाता, समझे। मैंने क्या कहा कि अगर √4 को मैं √-2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं ना, और ये स्क्वायर ये जो स्क्वायर है इस रूट से कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो बचेगा -2, मतलब √4 की वैल्यू -2 भी हो सकती थी, समझे। अगर यहां पे -2 होता तो भी ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर जाता, ठीक। इसलिए हम यहां पे +-2 लेंगे √4 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर कोई जनरली पूछे √4 की वैल्यू क्या है तो √4 की वैल्यू +2 ही होती है ना। पर खैर तुम अगर किसी से बोलोगे तो मानेगा नहीं, है ना। तुम थोड़ा हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि √4 की वैल्यू प्लस ही होती है भाई, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती रियल नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे वो तुम बात का टॉपिक है, ठीक। अगर रूट की वैल्यू नेगेटिव होती है ना तो यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो यहां पे हम √4 की वैल्यू +-2 लेंगे, +-2 मतलब एक बार +2 लेंगे जैसे पहले लिया था, +2 लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये वाला हमारा। और -2 लेंगे तब -2 लेंगे तो -2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्टीमेटली -4 बनेगा यहाँ पे, और माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि ये प्लस में आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक बार प्लस आ रहा है आंसर, एक बार माइनस आ रहा है, यानी +-, आंसर आएगा, ठीक। समझे। अभी रूट की एक आध क्वेश्चन और करेंगे फिर रूट वाला, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक इक्वेशन दी है और ये बताया कि इसके जो रूट्स हैं ना वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। मतलब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स तो 2 ही होंगे, है ना, अल्फा और बीटा मान लो। तो अल्फा बीटा कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब कि जैसे 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 6 और 7 कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आते हैं। अल्फा बीटा कॉन्जिक्यूटिव है मतलब इनका जो अल्फा +1 करोगे तो बीटा मिल जाएगा, ऐसा कुछ। 5 + 1 करोगे 6 मिल जाएगा, 6 + 1 करोगे 7 आ जाएगा, तभी 6 के बाद 7 आता है ना। तो दोनों रूट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो नंबर्स में। मतलब डिस्क्रिमिनेंट पूछे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ठीक। तो या तो तुम डायरेक्ट भी यहां से देख सकते हो ना, b क्या है -p,
माइनस पी का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a है हमारा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, ए सी क्या है हमारा q, तो एक तो डी तुम ये डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई साहब। पर समस्या ये है डी निकालने में कि ये तो नंबर्स में नहीं है ना, हमसे तो नंबर्स में पूछा है डी, ठीक है, कि 2 3 4 ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेंट की ऐसे कुछ वैल्यू बताओ। अब ऐसे वैल्यू कैसे बताएं ब्रो? ऐसी वैल्यू बताने के लिए तो कुछ रूट्स के साथ खेलो, क्योंकि रूट्स में एक कंडीशन दी है, तो कंडीशन कहीं ना कहीं तो यूज होगी ब्रो। अच्छा, तो और ये बताओ कि रूट्स का और डिस्क्रिमिनेंट का क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन है क्या? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पूछा है और रूट्स की कंडीशन दी है, तो कुछ तो रिलेशन होगा इन लोग का। बिल्कुल है रिलेशन, और वो रिलेशन है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल क्या है भाई साहब? जल्दी बोलो, मैंने बताया है इसी वीडियो की शुरुआत में। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि जो रूट होता है, एक्स की वैल्यू होती है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अरे वाह, तो ये तो हमारे रूट्स हैं, मतलब एक बार प्लस होगा और दूसरा रूट जो है वो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये दोनों हमारे रूट्स होंगे। ये दोनों जो रूट्स हैं वो कंसेक्यूटिव हैं, मतलब एक जो रूट है, मान लो कि मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो बड़ा है वो छोटे से एक बड़ा है, यानी छोटे वाले में एक प्लस करोगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा, है ना। अब तुम ये देखो कि यहाँ प्लस डी है इस रूट में, यहाँ पे माइनस डी है, माइनस वाला छोटा होगा, है ना, तो ये वाला छोटा है, मान लो ये वाला बड़ा है, तो अगर इसमें +1 करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि इसमें हम +1 करेंगे तो इसके इक्वल टू लिख सकते हैं भाई साहब, है ना। करके देखते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अच्छा ठीक, हाँ, अब हमको d की वैल्यू चाहिए ना, तो चलो देखते हैं d को एक तरफ रख के बाकी सबको उधर भेजते हैं, है ना। यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो पहले इसको इधर ले जाओ भाई साहब, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला ले आया इधर ना, तो यहाँ तो ये पूरा एज अ प्लस लिखा हुआ था, है ना, इधर आया तो माइनस लिखा जाएगा, है ना, माइनस ऑफ माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक। अब इस माइनस को अंदर भेजो, माइनस को अंदर भेजेंगे तो बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, ये भी बन जाएगा प्लस, माइनस को अंदर भेज दिए, बाहर बचा प्लस, है ना। अब देखो यहाँ है 2a, यहाँ है 2a, तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं भाई साहब, 2a चलो। अब 2a डिनोमिनेटर सेम था तो ऊपर वाला डायरेक्ट लिख दो, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, ये इसका हो गया, अब यहाँ का लिख दो प्लस बी प्लस अंडर रूट डी, माइनस बी प्लस बी आपस में कट गया भाई साहब, अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट डी बचा 2 अंडर रूट डी, है ना। यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। ये LHS वाला 1 इक्वल टू अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट क्या हुआ, 2 अंडर रूट डी अपॉन 2a, 2 से 2 कट गया, 1 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट डी अपॉन a, यानी अंडर रूट डी की क्या वैल्यू आ गई भाई साहब, अंडर रूट डी की वैल्यू आ गई, इस a यहाँ डिवाइड में, उधर में जो मल्टीप्लाई में, तो a मल्टीप्लाई में 1 के साथ चला गया, a 1 जा क्या होगा a, ठीक, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर। ओ माय गॉड, d की वैल्यू a स्क्वायर होगी या प्लस माइनस a स्क्वायर होगी? बोल राधा बोल, जल्दी बोल। d की वैल्यू केवल प्लस a स्क्वायर ही होगी, प्लस माइनस a स्क्वायर नहीं होगी, मतलब हम d को केवल प्लस, हम इसे d को ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल अंडर रूट डी की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया है जिसके लिए हमको डी सॉल्व करना है, यहाँ हमको केवल डी सॉल्व करना है। मतलब ऐसे तुम अभी और थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे ना तो तुमको ये समझ में आ जाएगा डिफरेंस, ठीक, कब प्लस माइनस लेते हैं कब प्लस माइनस नहीं लेते, ठीक। जब अभी के लिखता है जान लो कि केवल रूट की वैल्यू ही पूछ रहा हो तो हमेशा प्लस आता है, पर अगर किसी एक्सप्रेशन के लिए पॉसिबिलिटीज देख रहे हो तो प्लस माइनस दोनों लेके चलना पड़ता है, ठीक। ओके, तो डी की वैल्यू आई a स्क्वायर, a क्या है हमारा भाई साहब, a है 1, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। सिंपल ब्रो, वेरी सिंपल। अब कैसा क्वेश्चन करें ब्रो, अब तो मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिया आपको।
एक दिमाग फाड़ू क्वेश्चन करते हैं, दिमाग फाड़ू क्वेश्चन। ठीक, चलो, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? बोल भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? टफ क्वेश्चन करने में भाई साहब अगर बनने लगे तो मजा तो आता है। ये सब कोई बहुत टफ थोड़ी क्वेश्चन है यार। अभी तो टफ क्वेश्चन जब आगे क्लासेस में जाओगे, असली कंपटीशन में बैठोगे जहां लाख लाख 10-10 लाख बच्चे बैठते हैं, तब पता चलेगा टफ क्वेश्चन क्या होता है। पर फिर तुम्हें समझ में आएगा कि वो भी टफ नहीं था, क्योंकि उससे आगे क्लासेस में जाओगे और बड़े कंपटीशन में, है ना, और बड़ी बुक्स करोगे अगर करना चाहोगे तो। फिर तुमको समझ में आएगा कि टफ जैसा कुछ होता नहीं है। हम नहीं पढ़े इसलिए टफ लग रहा है, पर उसको पढ़ लेंगे तो टफ नहीं लगेगा। आज जो चीज पहले टफ लगती थी, आज वो चीज थोड़ी टफ लगती है। पहले तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ग्लास में पानी दे दो तो इतना धीरे धीरे चलते हैं लेकर, उनको लगता है पानी गिर जाएगा। पर अब तो तुमको दे दो ग्लास में पानी तो लेके चले जाओगे आराम से ना, क्योंकि अब आदत हो गई है, किया है कई बार। तो जो आज टफ है वो कल टफ हो जरूरी नहीं है, बस बात है प्रैक्टिस की। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम उस टफ को चैलेंज लेके एक्सेप्ट करेंगे तो टफ नहीं रहेगा भाई साहब। चलो चैलेंज लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया। ठीक, चलो चलो भाई, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? इसकी वैल्यू, ये लिखा क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है ना? लिखा ये है कि भाई अभी तक तो जैसे मैं तुमसे √30 की वैल्यू पूछूं तो काफी बच्चे बता लेंगे, है ना? कैसे बता लोगे भाई? ऐसे कुछ ने सॉल्व करना सीखा होगा ना, 30 ऐसे लेते हैं फिर ऐसे देखते हैं, है ना, 5 5 या 25 फिर ऐसे, मतलब वो तो सॉल्व करना, चलो ठीक है। तो √30 की वैल्यू तो तुम कैलकुलेट कर लोगे। कोई तुमसे √30 की वैल्यू अंडर √30 पूछे तब कैलकुलेट कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि √30 की वैल्यू निकाल लो पहले। √30 की वैल्यू मान लो कि 5.5 आई, ऐसे मान लो। ठीक, तो एक काम करो कि 5.5 अंदर रख दो, 5.5 इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो है उसका रूट निकाल लो, है ना? अच्छा ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूँ तब कि अंडर √30, इसके अंदर √30, इसके अंडर √30, तब क्या निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। पहले √30 की वैल्यू निकालो, जो आए उससे इसके मल्टीप्लाई करो, उसके रूट की वैल्यू निकालो, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब एक काम करो, पूरा का रूट निकाल लो। चलो ठीक है, तो ऐसे तो हम निकाल लेंगे। पर कोई कहे कि ऐसे हम √30 अंदर रखते चले गए, कहां तक? हमेशा अनंत तक, इनफाइनाइट तक रखते चले गए भाई साहब। अब इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी ब्रो? खुद ट्राई करो, वरना मैं ट्राई करने जा रहा हूं। चलो देखो, मान लो इसकी वैल्यू x होगी, इस एक्सप्रेशन की। ठीक, तो x की वैल्यू ये है। ठीक, क्या मैं x को ऐसा लिख सकता? गलती से मिस्टेक हो गया ब्रो, क्वेश्चन दूसरा था, मैंने दूसरा लिख दिया जल्दबाजी में। इसकी वैल्यू तो शायद इनफाइनाइट ही हो जाएगी, राइट? या नहीं होगी तो फिर कैलकुलेट करके देख लेंगे क्या है, पर अभी तो इतनी गलतियां मैं क्यों कर रहा हूं? चलो भाई, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अरे लिखा क्या ये नहीं समझ में आ रहा भाई साहब। समझो क्या लिखा है, खुद समझो, खुद ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करूंगा इसको। ठीक, अच्छा तुम ये बताओ कि क्या तुम √30 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना? मतलब नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, इसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक,
चलो √30 की वैल्यू हम बता सकते हैं भाई, कैलकुलेटर से बता सकते हैं, चलो मान लीजिए। अच्छा ठीक है, तो क्या तुम √30 प्लस √30 की वैल्यू बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं। कैसे? पहले √30 की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से, कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको इस 30 में जोड़ दो, फिर जो आए उसका रूट निकाल लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना? अच्छा, और ये रूट के अंदर प्लस √30 लगा होता हो तब भी निकाल लेंगे। कैसे? पहले इस √30 की वैल्यू निकालो, कुछ वैल्यू आएगी, उसको इस 30 से जोड़ो, फिर एक नंबर बन जाएगा, फिर उसका रूट निकाल लो, उसका रूट जो आएगा इससे जोड़ो, एक नंबर बन जाएगा, उसका रूट निकाल लो। समझ में आ रहा है? मतलब पहले इसको सॉल्व करो, इसके साथ जोड़ के फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसके साथ जोड़ के इसको सॉल्व करो। चलो ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हम ऐसे जोड़ते चले गए, इनफाइनाइट तक जोड़ते चले गए, अनंत तक जोड़ते चले गए, है ना? मतलब कोई अंत ही नहीं है इसका, इतना 30 रूट हमने जोड़ दिया रूट के अंदर भाई साहब। अब बताओ कि इसकी क्या वैल्यू होगी? बोल भाई बोल। अच्छा, तुम लोग को क्या पता है कि एस.एन. रामानुजन ने बताया था कि 1 + 2 + 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जोड़ोगे इसकी वैल्यू -1/12 आती है। पता है ऐसा? इनफाइनाइट सम की वैल्यू माइनस में आती है भाई साहब। तुमने सोचो ऐसा बहुत बड़ा नंबर बनना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 सब जोड़ते चले गए ऐसे, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाना चाहिए, पर उसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, वो भी -1/12, है ना? इसका प्रूफ है, कभी बताऊंगा, ठीक है? तो चलो पहले ये वाला प्रॉब्लम करो, खुद सोचो, फिर मैं अब करने जा रहा हूँ, ठीक? चलो मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। मान लो इसकी वैल्यू x है, ठीक? अगर इसकी वैल्यू x है तो क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूं, √30। अरे तुम ये देखो ध्यान से कि इसको अगर मैं छुपा दूं ऊपर वाले को, इससे नहीं छुपाऊंगा वरना तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। चलो इसको मैंने छुपा दिया, मान लो ये लाइन नहीं है, ठीक? तो क्या ये भी देखने में सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा भाई साहब? क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, √30 यहां लिख सकता हूं, है ना? फिर इसके प्लस √30 लिख सकता हूं, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। तो मैंने पहला वाला 30 छुपा दिया तो भी तो ये क्वेश्चन बदला नहीं भाई साहब, है ना? यानी कि +30 प्लस ये क्वेश्चन सेम ही है, तो मैं इसको भी x लिख सकता हूं भाई। ये पूरे की वैल्यू x थी, ठीक? पर मैंने देखा कि इस 30 को मैंने लिखा और मैंने देखा इसको छुपा दे तो भी तो पहले जैसा क्वेश्चन लिखा था वही है, जिसको हमने x माना था वही यहां पे लिखा हुआ है, हमने इसको फिर x लिख दिया, ठीक है? अच्छा, मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कर सकता था ना, √30 + x, क्योंकि फिर भी बदला नहीं भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, समझे? पर कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैंने केवल इसको यहीं तक लिखा, ठीक? 30 + x। ओ माय गॉड, ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया तो पूरा खेल खत्म हो गया भाई। इसके बाद इसको हमने x माना, पर जब x को मैंने लिखना चालू किया तो मैंने देखा ये 30 तो हमने लिखा था, पर इस 30 के बाद जो बचा है वो भी केवल x ही बचा है, तो इस प्लस के बाद मैंने केवल x ही, इसको केवल x लिख दिया। अब भाई x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर आ गई तो भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई ना, निकालो। देखो कैसे, अब देखो ये रूट है इधर, है ना? इस रूट को इधर भेजो, रूट को इधर भेजोगे स्क्वायर बन जाएगा, तो बन जाएगा x² = 30 + x। बस इस रूट को हमने इधर भेज दिया, यानी कि x² - x - 30 = 0, यानी x² - 6x + 5x - 30 = 0, यानी कि x - 6x + 5 = 0, यानी x की वैल्यू आई 6 and -5। ओहो, x को हमने सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू 6 और -5 आ गई। पर तुम ये सोचो कि यहां पे हर पॉजिटिव नंबर है, और मैंने ये बताया था कि रूट का सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात ना कर रहे हो तो हमको यहां रूट की ही वैल्यू निकालनी है ना भाई। अगर ये रूट किसी और की वैल्यू से आता, किसी और एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए आता, तो हम इसकी एक बार प्लस भी लेते, माइनस भी लेते, पर हमको इसी को सॉल्व करना है, इसी रूट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव देता नहीं, ठीक? तो इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी 6, -5 अनएक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव आती ही नहीं भाई साहब, ठीक है? यानी x की वैल्यू आएगी 6, यानी इस एक्सप्रेशन, इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है 6। ये तो बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो गया यार, इससे मुश्किल तो यही हो जाता कैलकुलेट करना, भले छोटा है। सो दिस इज मैथ्स। तो मजा आया कि नहीं? मुझे तो बहुत मजा आया भाई, है ना?
चलो और मज़ा लेंगे, अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे और इसको यहीं विराम देते हैं भाई साहब। और मौका मिला तो और क्वेश्चन करेंगे, काहे क्वेश्चन की कमी थोड़ी है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करो और ऑल द बेस्ट, बाय।